बिना तैयारी के आकर के बोलना वो कभी मैंने नहीं किया है। इन्होंने कहा नहीं सर आइए आप और अच्छा लगेगा। मैंने पूछा कौन कौन लोग हैं, तो बताया ही जितेंद्र जी हैं, वंदना जी हैं, सुधा जी हैं। तो सुधा जी को सुने हुए तो बहुत दिन हो गए थे, तो मैंने कहा कि चलिए, और कायदे से तो ये टॉपिक इन्हीं का है अगर देखा जाए, क्योंकि बहुत अच्छी किताब है, ज्ञान का जो स्त्रीवादी पाठ है, और अच्छा काम है इस कोर्स का। मित्रों, बहुत अच्छी अच्छी बातें जितेंद्र जी ने की, और साहित्य में जाकर के विस्तार से और उसके अंदर जो विमर्श हैं और उसकी जो समकालिकता है उसको लेकर के बात की। और वंदना जी ने काफ़ी विस्तार में जाकर के फ्रैंकफर्ट स्कूल और जो भारतीय चिंतन परंपरा है उन संदर्भों के हवाले से विमर्शों की बात की, साहित्य की बात की। और मैं समझता हूँ कि बहुत कम बचा है कुछ बोलने के लिए, क्योंकि काफ़ी कुछ कवर हो चुका है। तो वो कहते हैं ना कि सभी चिराग शहर के उगने लगे ताबा, वो कोई कहानी हो रात भर नहीं कहते। तो एक ही बात को बार बार रिपीट किया जाए, देखिए उसको, तो वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी नहीं होगी। और चूंकि हम सभी लोग एकेडमिया के हैं, सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम लोग क्लासरूम में आपको पढ़ाते हैं। उसके अलावा जो बाहर पूरी दुनिया है उसमें जो साहित्य है, जो विमर्श है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, जितना जानते होंगे, जितना पढ़े होंगे, शायद उसका 5 या 10% भी शायद मैं पढ़ा, पूरा मिला करके अगर मैं बात करूँ तो उन चीज़ों की पुनरावृत्ति में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जो कुछ सवाल मेरे मन में उठते हैं और इन बातों को लेकर के मैं सोचता हूँ, ये जो भारतीय संदर्भ है, ये जो वैश्विक संदर्भ है, और वो लोग जो केंद्र तक शायद ही कभी पहुंच पाए, और उनको हम मानते हैं कि वो परिध पर हैं या हाशिए पर हैं, लेकिन कई बार मैं सोचता हूं तो लगता है कि हाशिए की जगह भी उनको नसीब नहीं, जिनको हम हाशिया कहते हैं। तो ये जो विमर्श हैं, इतने सारे विमर्श हैं, याद रखना मुश्किल होता है, और निश्चित रूप से वो इम्पोर्टेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि वो उसमें ज्ञान की बात है कि नहीं है, काम की बात है कि नहीं है, लॉजिक की बात है कि नहीं है, उसमें वो इतिहास की ये कंटिन्यूटी है कि नहीं है, चीज़ों को समझाने की ये सलाहियत है कि नहीं है, हमें वो चीज़ें किसी मुकाम पर पहुंचाती हैं कि नहीं पहुंचाती हैं। अगर हमारी जगह कुछ ऐसी है जिसका लॉजिक हमारे समझ में नहीं आता है, तो निश्चित रूप से जो पश्चिम की ज्ञान परंपरा है, वो ग्रीक फिलॉसफी से लेकर के आज तक को लेना चाहिए, डिस्कार्ड नहीं कर देना चाहिए पूरी तरीके से। अगर वो चिंतन वहाँ से सोक्रेटिस से लेकर के प्लेटो, अरिस्टोटल और सारे लोगों से नहीं चला होता है, अपने पूरे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें, उस कंटिन्यूटी में देखें, तो शायद उतनी सारी चीज़ें रिनेसा और उसके बाद न्यू क्लासिस, इनलाइटनमेंट और उसके बाद तमाम थियरी का जन्म, और जिस फ्रैंकफर्ट स्कूल की बात बार बार दे रही थी वंदना जी, हम लोग तो यही समझे थे भाई कि मार्क्सिज्म को बढ़ाने के लिए, उसके अध्ययन को बढ़ाने के लिए से स्कूल की स्थापना हुई है, जो कि जिसमें एक आड़ती का पैसा लगा हुआ था।
और वो कल्चरल डिस्कोर्स तक गए अंत में पूरा। वो कल्चरल डिस्कोर्स वहां से चल करके पूरी दुनिया में पहुंचा। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये तो सारा कारनामा CIA का था, कल्चरल डिस्कोर्स का, कि ध्यान हटाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए, डेंट किया जाए, कुछ चीज़ों को डिले किया जाए। मित्रों, हमारी दिक्कत वहां नहीं है। हमारी दिक्कत यह है कि हम अपनी सृजनात्मकता के माध्यम से, अपने विमर्शों, अपनी सैद्धांतिकी के माध्यम से हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज को कितना समझ पा रहे हैं, उसके विकास को किस रूप में देख पा रहे हैं, उसमें रहने वाले मनुष्य की जो पूरी गति है या जो उसकी दुर्गति है उसको कितना हम साफ साफ उसके माध्यम से समझ पा रहे हैं। जो हिंदी साहित्य है और हिंदी की जो पूरी दुनिया है और पूरा हिंदी क्षेत्र है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो अपनी सृजनात्मकता के नाते जाना जाता है। उसमें क्रिएटिविटी बहुत है। आपको उसमें जितने कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, आत्मकथा लेखक, तमाम तरह के लोग मिल जाएंगे। वहां आप अगर सिद्धांतकारों को खोजने के लिए निकलेंगे तो बहुत मुश्किल से कोई मिलेगा। इस नाते ये मान के चलिए कि हमारी जो क्षमता है हमारी सृजनात्मकता में है। कभी सैद्धांतिकी थी, वो कहीं आकर के रुक गई और बीच में कुछ लोग हुए, ऐसी बात नहीं है कि हमारे आधुनिक भारतीय चिंतक नहीं है। उन्होंने जिन डिस्कोर्सेस को किया है उनके माध्यम से जो सैद्धांतिकी निर्मित हुई है वो किसके लिए है? इस समाज में रहने वाले मनुष्य के लिए। लेकिन वो मनुष्य कौन सा मनुष्य? सबका रिप्रेजेंटेशन नहीं, बल्कि जो दलित है, जो वंचित है, जिसका दमन किया गया है, उसका रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है, और है तो किस तरह का है, वो लॉजिकल है कि नहीं है, वो समानता पर आधारित है कि नहीं है, या अभी भी सब कुछ फंसा हुआ मामला है। आप हर चीज को फंसा करके, हर चीज को कहने चाहिए कि एक पेचो खम में रख करके आप विमर्श नहीं कर सकते हैं। मसलन कि अगर आप जो दलित वंचित लोग हैं उनको हम समाज की मुख्य धारा में लाने के बजाय उनको हम विशेष चीजों में उलझा दें, कि हम कहें कि ये राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, कोई आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक कोई भागीदारी नहीं। स्त्री है, उसके लिए बड़ी बड़ी बातें करिए, लेकिन जो रिलीजन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें फंसा कर आप उसको रखिए। उस दलित को उस रिलीजन के बेसिक स्ट्रक्चर में फंसा कर रखिए और कहिए कि नहीं, हमारे यहाँ तो आप देख लीजिए वेदों से लेकर अब तक स्त्री कितनी स्वाधीन रही है। ये दिक्कत जेम्स मिल की होगी जो स्त्री पराधीनता की बात करती हैं, या वर्जीनिया वुल्फ की होगी, या मिल्स कैलेट की होगी, या दूसरे लोग की होगी, वेस्ट की होगी, हमारी नहीं है। हमारी तो सबसे अधिक है। उपनिवेश के अंदर उपनिवेश, उपनिवेश के अंदर उपनिवेश, वो पता नहीं कितने उपनिवेशों के लेयर के अंतर्गत वो स्त्री रहती है, वो दलित रहता है, वो वंचित आदिवासी रहता है, और तमाम तरह की जो बातें की गई, चाहे वो पर्यावरण की बातें हों, तमाम तरह की चीजें। तो प्रश्न यह है कि मित्रों, तमाम डिस्कोर्सेस के बाद, तमाम थ्योरी के बाद, तमाम लिटरेचर के बाद, हमारे कंटेम्परेरी लिटरेचर के बाद, जिस अपने कंटेम्परेरी उस सोसाइटी का, उसमें रहने वाले व्यक्ति का चेहरा मोहरा हम देखना चाहते हैं, वो कैसा है। अंततः तो हम ये मानते हैं भाई कि
उसको चरम सुख की प्राप्ति होनी है, आनंद की प्राप्ति होनी है। लेकिन वो तो कभी नसीब की बात नहीं, वो तसव्वुर की बात है, कल्पना की बातें हैं। लेकिन होता क्या है कि जो पूरी रियलिटी होती है, अगर आप देखें, वो हमें साहित्य के माध्यम से सबसे अधिक दिखाई देती है। कि जो मनुष्य जिस समाज में रहता है, जो दलित है, जो आदिवासी है, या जो किन्नर या वृद्ध या तमाम लोगों की बातचीत की गई, इसके अलावा जो पर्यावरण की पूरी समस्या है, अन्य सारी चीजें हैं, उस विकास में किस गति को प्राप्त हुआ, कहां तक वो चीजें पहुंची है, किस स्थिति तक पहुंची है। क्या विकास को हमने इस हद तक नहीं पहुंचा दिया है कि उसके आगे लगता है कि खाई है और पीछे कुआं है, हमने तैयार कर दिया है। अगर आप पीछे लौटेंगे तो उस कुएं में जाएंगे, आगे जाएंगे तो आप खाई में जाएंगे। एक ऐसा बारबेरिक आपने डेवलपमेंट तैयार किया है, विकास आपने किया है। तो इस विकास के पूरे कहना चाहिए कि जो एक तरीके से विसंगतियां हैं, उसमें चीजें फंसी हुई हैं। उसमें वो डिस्कोर्स हैं, तमाम तरह के डिस्कोर्स आ रहे हैं, और उन्हीं लोगों के बारे में आ रहे हैं कि जिनके बारे में बार बार हम बातें करते हैं। तरीका उनका अलग है कि एक समाजवादी अलग तरीके से वो बात करता है, एक मार्क्सवादी अलग तरीके से बात करता है, एक गांधीवादी अलग तरीके से बात करता है, एक स्त्रीवादी, एक दलितवादी अलग तरीके से बात करता है। लेकिन बात सभी लोग करते हैं उन्हीं दलित वंचितों के लिए, जिनका दमन किया गया है, उनके लिए। क्या वास्तव में जिन चीजों को हम देखना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, अपनी समकालिकता को, उन विमर्शों की समकालिकता को अपने साहित्य के माध्यम से देखना चाहते हैं, और वो हमारे जो साहित्य की, हिंदी की जो सृजनात्मकता है, हमारा जो उसका विमर्श है, उसकी सिद्धांत की है, वो पूरा कंप्लीट विमर्श को जन्म देता है, बताता है कि ये पूरा हमारा संवाद है, ये हमारा डिस्कशन डिबेट है, ये डिस्कोर्स है, ये उसकी थियरी है। और उसमें क्या चीजों को आप साफ साफ देख पा रहे हैं। मेरी समस्या हो सकती है विश्वजनीनता की हो, सार्वजनीनता की हो, कि मैं एक ऐसे आइडियोलॉजी को बिलोंग करता हूं कि जो ह्यूमनिज्म में विश्वास करता हो, जो वर्ल्ड व्यू में विश्वास करता हो, और जिसकी आइडियोलॉजी ऐसी हो कि वो अपने लोकल में विश्वास ना करके आप एक कहना चाहिए ग्रैंड नैरेटिव में विश्वास करता हो। लेकिन वो ग्रैंड नैरेटिव खत्म हो चुका है, एक मेटा नैरेटिव आ चुका है, और उस मेटा नैरेटिव का हस्र भी ये हो चुका है कि वो तमाम छोटी छोटी चीजों में बढ़ चुका है। तो प्रश्न ये किया है कि जो सेपरेशन है, जो दमन है, जो वंचना है, जो एक्सप्लॉइटेशन है, जो शोषण है, जो तमाम तरह की चीजें हैं, जब आप जो लड़ाइयां मिल करके एक साथ आप लड़ते थे और उस लड़ाई को आप जीतते थे, जीत के करीब होते थे, आज उस लड़ाइयों को आप अकेले अकेले लड़ना चाहते हैं। किनके माध्यम से? विमर्शों के माध्यम से। दलित अलग होकर के, स्त्री अलग होकर के, वृद्ध अलग होकर के, अल्पसंख्यक अलग होकर के, पर्यावरण वाले अलग होकर के, तमाम तरह के लोग अलग अलग होकर के। तो क्या सोचते हैं कि आपकी ये लड़ाइयां वास्तव में जीत में बदलेंगी? वो समाज का चेहरा मोहरा वास्तव में पूरी तरीके से बदलेंगी, या केवल एक दुनिया में, और जिसको मैं देखता हूं बड़ा क्राइसिस है, और वो क्राइसिस हमारे यहाँ की मिडिल क्लास का नहीं है, वो पूरी दुनिया के मिडिल क्लास का है, कि वेस्ट से कोई थ्योरी आ जाए, उसको हम ले लेते हैं, अपने यहाँ सिलेबस का हिस्सा बना देंगे, पढ़ाएंगे, रिसर्च करा देंगे, और उसकी सृजनात्मकता भी सामने आ जाएगी, और फिर कुछ दिनों में फैशन के रूप में वो चीजें रहेंगी और खत्म हो जाएंगी।
मेरी समस्या ये है कि मैं मिडिल क्लास, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरी कोई क्रिटिकलिटी नहीं है, बिल्कुल क्रिटिकल में नहीं, लेकिन एक जिम्मेदार क्लास में उसको मानता हूं कि जो सबसे पढ़ा लिखा क्लास है, और चाहे तो किसी भी समाज का, देश का चेहरा मोहरा बदल सकता है, क्योंकि उस देश की रीढ़ की वो हड्डी है, सबसे पढ़ा लिखा, सबसे जिम्मेदार वर्ग है। वो ऐसा क्यों करता है कि एकेडमिया में जो चीजें आती हैं, जो डिस्कोर्सेज आते हैं, उसको फैशन के रूप में उन चीजों का डिस्कशन, डिबेट करके, किताबें लिख करके, और फिर ज़्यादा दिन नहीं होते हैं, 20-25 साल, 30 साल, और वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। खत्म नहीं होती हैं तो उनका धार कुंद हो जाता है, लेकिन उनका धार खत्म हो जाता है उन विमर्शों का, उन चीज़ों का। और वो चीज़ें अगर आप खोजने जाएं अपने गांव की जो दलित बस्ती है, और उस दलित बस्ती का भी जो अंतिम घर है, और उसमें जो रहने वाली स्त्री है, उसकी जो दशा है, वहां तक देखें कि क्या आपका ये डिस्कोर्स यहां से चल करके वहां तक पहुंचा है, कोई परिवर्तन घटित हुआ है। मैं आपसे कहता हूं कि बहुत क्रांतिकारी डिस्कोर्स पश्चिम से आया है, और मैं उसको सिलेबस में लगा करके और आपको पढ़ा करके तैयार कर देता हूं, और वो चीजें चलकर खत्म हो जाए। मैं समझता हूं कि कोई उसका मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। क्लासरूम में आपको पढ़ाऊं, रिसर्च करा दूं, कागज का एक टुकड़ा डिग्री के रूप में पकड़ा दूं, कोई मतलब नहीं हो। मेरी पढ़ाई तो वहां दिखाई देती है जहां पर एक स्टूडेंट किसी से आर्गू करते हुए दिखाई देता है, गलत चीज का विरोध करते हुए दिखाई देता है, सड़क पर धरने प्रदर्शन करते हुए दिखाई देता है, गवर्नमेंट से अपनी बात कहते हुए वो दिखाई देता है। तब मैं मानता हूं कि यहाँ मेरी पढ़ाई, ये मुझे दिख रही कि मैंने यहाँ पढ़ाया इसको, ये परिवर्तन है। तो इन चीजों के माध्यम से, इन डिस्कोर्स के माध्यम से, इन सिद्धांत की, इन विमर्शों और अपनी रचनात्मकता, सृजनात्मकता के माध्यम से हमने कितने परिवर्तन को सृजित किया है, अपने समाज को कितना परिवर्तित किया है, कितना उसका चेहरा मोहरा बदला है, या बदला है नहीं बदला, उसका कोई ऑडिट है या नहीं है। मेरी चिंता मित्रों ये है, मैं केवल इन चीजों में नहीं जाता कि चीजों को आप फंसाए रखें और फिर आप कहें कि नहीं ये चीजें पूर्ण रूप में हैं, चल रही हैं, और आप एक एक चीज को डिस्कार्ड करते जाइए, रिड्यूस करते जाइए चीजों को। लेकिन मैं कहता हूं कि ठीक है, अगर ये लड़ाइयां अलग अलग भी हैं, लड़ करके अगर वो न्याय तक पहुंचती हैं, उनको न्याय मिलता है, तो ये स्वागत योग्य है। क्यों नहीं स्वागत योग्य है? क्यों नहीं हम अपने साहित्य का अध्ययन स्त्रीवादी डिस्कोर्स से कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? सुधा जी ने बहुत अच्छा काम किया है। बेसिक जो नॉलेज है, नॉलेज की चीजों को लेकर के कैसे उसका वो स्त्रीवादी पाठ तैयार करते हैं, उस साहित्य का, उसके बैकग्राउंड में जाती हूँ, हिस्ट्री में जाती हूँ, उसकी निरंतरता में जाती हूँ, वो चीजें वहां से खंगाल करके लाती हैं। वहां से अगर वो चली हुई स्त्री है वास्तव में वेदों और पुराणों से, तो आज क्या वो आगे कहाँ निकल सकते हैं? वो अपने बेसिक स्ट्रक्चर से उसको निकलने दिया जा रहा है, मां स्वतंत्रता उसको है या नहीं है? आप ये कहेंगे कि नहीं, आप भारतीय हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, तो आप आकर के धर्म के दायरे में बात करिए। धर्म के बाहर जो लोग हैं उनसे हम बात नहीं करते हैं, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। जब तक आप धार्मिक नहीं होंगे तब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे। मैं तो आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा बाहर निकलिए, हिस्ट्री में आइए। हिस्ट्री में जब आएंगे तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, वहाँ कुछ नहीं बचेगा, आपका धर्म कुछ नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा। तो हम तो अपने भौतिक उन स्थितियों में, उन परिस्थितियों में, उन सांस्कृतिक परिस्थितियों में और इस भौतिकता के माध्यम से हम सारी चीज़ों का, यहाँ तक कि समस्याओं का, विचारधाराओं का, दृष्टियों का, सबका अध्ययन करते हैं। हम अमूर्तता में जा करके, हम किसी आध्यात्मिकता में जा करके, हम किसी ऐसे अमूर्तन में जा करके हम कोई अध्ययन नहीं करना चाहते। और ये जितने विमर्श हैं मित्रों किए गए हैं नए तरीके से, ये सब अपने मूर्तन में आकर के अध्ययन किए गए हैं कि कम से कम
वो जो धर्म, आध्यात्मिकता और वो जो कहना चाहिए कि मेटाफिजिकल जो चीजें थी, वहां से निकलने की कोशिश है, वहां से बाहर निकलने की कोशिश है, तब वो चीजें समझ में आती है, तब उसका लॉजिक समझ में आता है, तब उसकी संगति, उसकी कंटिन्यूटी, उसकी ऐतिहासिकता सब समझ में आती है। तो कभी कभी अपने जब साहित्य को मैं पढ़ता हूँ और अपने छात्रों को पढ़ाता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि वास्तव में जिस स्त्री समानता की बात हम करते हैं, उसके हक की बात करते हैं, उसके अधिकारों की बात करते हैं। एक बार मैं पढ़ रहा था एवतुशेंको को, तो एवतुशेंको एक बड़े रूसी कवि थे और एक्सपेल कर दिए गए थे, यूरोप में आकर के रह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसे बैठे बैठे जब मैंने अपनी दादी, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपनी बेटी के काम करने के घंटों को जब हमने काउंट किया, तो मैं कई रात सो नहीं पाया। वो स्त्री का शरीर, स्त्री का मन, स्त्री का दमन, उत्पीड़न, उसका श्रम, वो सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। और फिर वो जिस लोग हाशिए की बात करते हैं, मुझे लगता है कि वो हाशिए पर भी नहीं है। हाशिए पर सभी कुछ चीजें होती है, वहां से उसको निकालना नहीं कर सकते। तो मित्रों, अंत में हम लोगों ने शुरू में ही तय किया था, और जितेंद्र जी से बात भी मैं कर रहा था कि सबसे अधिक समय सुधा जी को दिया जाएगा और उन्हीं को सुना जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्र उन्हीं का है। अगर कायदे से देखा जाए तो हम लोग तो बस बाईपास वाले लोग हैं। लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि हिंदी की जो सृजनात्मकता है वो दुनिया के किसी भी साहित्य से कमतर नहीं है। हमारे डिस्कोर्सेज, उसका भारतीय परिप्रेक्ष्य भी है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी है, उसमें मैं चीज़ों को देखता हूँ। उसमें कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस की जानी चाहिए, लेकिन बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि वो दिक्कतें बड़ी बड़ी हैं।